एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 से पहले बेटा हमने लास्ट टाइम 4 का पार्ट नंबर 2 तक किया था। आज हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। हमने वेन डायग्राम के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था, तो थोड़े से इसके केसेस हैं, पहले वो जो है ना डिफाइन कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था वेन डायग्राम को हम ऐसे शो करते हैं, उसमें सेट्स को सेपरेटली हम जो ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट होता है, ए और बी 2 सेट या 3 सेट जैसे भी दी हो, अभी आपके लेवल पे 2 सेट ही दिए होते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि 2 सेट सेपरेट है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है अगर, तो हम कहेंगे वो दोनों सेट डिसजॉइंट है। और अगर दोनों सेट डिसजॉइंट हो तो उनको सेपरेट बनाते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर इसका यूनियन लें, तो आपको पता है यूनियन में तो सभी आ जाते हैं, जो कॉमन हो तो ना कॉमन हो, तो आंसर में हमने दोनों को ही शेड करना है। अगर सेट में आ जाए कि ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप में क्या केस होता है कि हमने दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन देखा है, कॉमन देख लिया है, तो फिर हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। जब ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे उन्होंने कहा है कि इसका यूनियन लेंगे, तो ओवरलैप केस का भी जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो सारा ही आंसर आएगा, तो उसको कलरिंग सारे को ही करेंगे हम। अगर तीसरा ये वाला केस आता है, इसमें भी यूनियन लेने को ही कहा गया है, लेकिन बताया हुआ है कि ए इज सब सेट ऑफ बी, कि ए जो है वो बी में कंटेन कर रहा है। तो ए बी में कंटेन कर रहा है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट था, ये बी सेट ग्रेटर था इसका मतलब, और ए उसके अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये उसके इक्वल भी है और उसके अंदर कंटेन भी कर रहा है, उसमें सारे एलिमेंट्स वो वाले मौजूद हैं और वो उससे छोटा भी है। तो हमने बी के अंदर उसको ड्रॉ किया, और जब उसको ड्रॉ कर लिया तो नीचे उन्होंने कहा है कि इसको ड्रॉ तो करें, बट ये वाला इस पर अप्लाई करके दिखाएं फंक्शन, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करके दिखाएं। तो यूनियन का मतलब था कि उसमें ए भी सब आएगा और बी भी सब आएगा, तो कलरिंग में दोनों ही कलर हो जाएंगे। ये यूनियन के 3 केस थे। अगर हम इंटरसेक्शन के 3 केस देखें, तो उसमें भी अगर डिसजॉइंट देखते हैं, तो डिसजॉइंट का मतलब है कि ना वो ए में कुछ कॉमन है ना बी में कुछ कॉमन है, दोनों सेट सेपरेट है। अगर दोनों सेट सेपरेट आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसका इंटरसेक्शन लूंगी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपने दोनों में कॉमन चीजें देखनी है। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो कलरिंग किसी में भी नहीं होगी, ये ऐसे ही रह जाएगा। अगर वो कहते हैं कि ओवरलैपिंग वाला केस जो है वो इंटरसेक्शन में करें, इसका मतलब है ओवरलैप वो वाला पोर्शन होता है जो कुछ कॉमन हो। इसका मतलब जो ये पोर्शन है वो दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन ही आंसर में आता है, इसलिए हमने कलरिंग किसको कर देनी है, सेंटर वाले को, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि ए जो है वो इसमें कंटेन कर रहा है बी में, और इसमें कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन वाला केस अप्लाई करके दिखाएं, पहले हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब आपको पता है जो इंटरसेक्शन में आंसर आता होता है वो हमेशा छोटे वाला आता होता है। तो आपने अगर आप देखें जो पहले वाला सेट होता है वो छोटा है, तो इस देखिए क्योंकि वो छोटा है, जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो उन्होंने ड्रॉ करके बताया, अगर वो क्वेश्चन बताए हैं उन्होंने आपको ऐसे ड्रॉ करके दिया है कि इसका इंटरसेक्शन लें, आपको डायग्राम को देख के पता चल रहा है कि ए जो अंदर कंटेन कर रहा है तो ए छोटा है आंसर में। इसका मतलब कॉमन चीजें कौन सी होंगी, जो ए में होंगी, क्योंकि वो ए में भी है और वो बी में भी है, बी के अंदर इसलिए ए बना हुआ है, तो इसलिए कलरिंग में जो कॉमन पोर्शन वो ए वाला ही आएगा, तो इसलिए छोटा वाला हमेशा कलर होता है जो डायग्राम में आ जाता है। तो ये तो थी इसकी जनरल थ्योरी। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पार्ट नंबर 2 तक किया था, अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखें, इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 4 और 5 भी है। तो 3 में वो देखें उसने सेट ए की वैल्यू दी हुई है, सेट बी की वैल्यू दी हुई है और यू भी दिया हुआ यूनिवर्सल सेट 1 to 10 तक। अब उसने इसमें ये कहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले, और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट प्रूव करना है वेन डायग्राम के थ्रू। उसमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने को कहा उन्होंने, ये कहा है कि आपने वेन डायग्राम के थ्रू अपने इसको सॉल्व करके बताना है, और इस साइड को सॉल्व करना है, दोनों साइड्स का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल। हमने पहले राइट हैंड साइड को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको हमेशा मतलब बताया, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो हमने यू में से उस पूरी वैल्यू को माइनस करना होता है। कॉम्प्लीमेंट से नीचे जो वैल्यू होती है उसको सब में से माइनस करना होता है, मैंने यू में माइनस करके ये लिख लिया। अब जब मैंने अब इसको देखा, मैंने आपको कहा अपने रफ वर्क में इसको सॉल्व कर लेना है सारे क्वेश्चन को, आपने यूनियन बी लेके देखना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ रखना है, उसको यू में से माइनस करना है। तो आपका लास्ट पे ये 6 और 10 आंसर आता था जब मैंने ए और बी की वैल्यू पुट की रफ वर्क में, तो आंसर मेरे पास 6 और 10 आ गया। लास्ट फाइनली इसका आंसर है ये, ठीक है, ये इसका आंसर आया। तो अब इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी, डायग्राम में मैंने पहले यू ड्रॉ कर लिया, ए ड्रॉ कर लिया, बी ड्रॉ कर लिया। अब देखना था कि इसमें डायग्राम ओवरलैप वाला केस होगा, डिसजॉइंट होगा, ये क्या होगा। तो अब देखें अगर तो इसमें कुछ कॉमन है तो इसका मतलब ये जो ओवरलैप वाला केस होगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन था, दोनों में 3 भी है, देखिए ए में भी और बी में भी 3 है, और ए में भी 5 है और बी में भी 5 है, इसका मतलब कॉमन था तो ये ओवरलैप होगा, और कॉमन वाली वैल्यू हमेशा ओवरलैपिंग के ऊपर आती है। अब देखा ए में बाकी क्या बचे, ए में देखिए 1 बच गया, वो 1 इधर लिख लिया, 3 कॉमन में चला गया था, 3 छूट गया, 5 कॉमन में चला गया था, 5 भी छूट गया, 7 और 9 रह गए।
अब बी में क्या रह गया, बी में 2 रह गया, 3 कॉमन में चला गया था, 4 रह गया, 5 कॉमन में चला गया था, 8, मतलब वो बाकी इधर लिख लिया, ये ओवरऑल ये सेट पूरा हो गया। इसके बाद यूनिवर्सल सेट था, वो था 1 to 10 तक। अब हमने तो यूनिवर्सल सेट को भी फिल करना होता है, मतलब बाकी नंबर तो सारे अंदर फिल हो गए ना, यू के अंदर ही थे, लेकिन 2 नंबर्स रह गए हैं, क्योंकि यहाँ 1 to 10 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 7 8 9 और 10, मतलब यू की तमाम वैल्यूज भी इसमें नजर आनी चाहिए। अब जो इन दोनों सेट में नहीं फिल हुआ, जो उनमें नहीं नजर आ रहा था, वो इसका मतलब यू में बाहर कहीं था, तो हमने इसको बाहर कहीं भी लिख देना, आप यहाँ लिख दें, आप यहाँ लिख दें। अब ये मैंने ओवरऑल कर दी, अब मैंने इसको कलरिंग करना है। आपको पता है कि कलरिंग में हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा यहाँ आंसर आया हुआ है। अब देखिए आंसर आपका क्या है, आंसर में लिखा हुआ था 6 और 10, इसका मतलब इस डायग्राम में वो कलर पोर्शन होगा जिसमें 6 और 10 नजर आ रहा है। अब वो डायग्राम के अंदर तो नहीं वैल्यूज में नजर आ रहा, वो सेट में ये बाय यू में नजर आ रहा है, इसका मतलब ये यू वाला पोर्शन जो है वो कलर होगा, ये वाला सारा बायर वाला, यानी सेट रह जाएंगे, क्योंकि आंसर में जो आंसर आएगा उस आंसर को देख के आपने कलरिंग करनी है, नंबर्स को ध्यान से देख के फिल करना है सेट्स को, और ये इसका मतलब है ये इस साइड का आंसर आ गया। इसी तरह जब आप इसकी सेकंड वाली साइड फिल कर जो सॉल्व करेंगे ना, वो भी आप सारी सॉल्व करेंगे रफ में, उसका आंसर भी यही आएगा, क्योंकि इक्वल है दोनों, उसकी डायग्राम बिल्कुल यही बनेगी और कलर भी ऐसे ही होंगे। बस ये होगा वो जो आपने पहले सेपरेट सेपरेट देखना है, आपने कंफर्म कर लेना रफ पे करके क्या मेरा आंसर ठीक है, और राइट हैंड साइड की डायग्राम सेपरेट बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम सेपरेट बनेगी। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो है ना वो हम आप करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, आप एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। इसमें हमने ऑर्डर पेयर और कार्टीजियन प्रोडक्ट के बारे में जो है ना पढ़ेंगे। वो अब जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा वो क्या होता है कि ऑर्डर पेयर और कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ अपनी डेफिनेशन आपकी बुक पेज नंबर 98 पे ओपन करिए, इस पे लिखा हुआ ऑर्डर पेयर, एनी टू नंबर्स के कोई भी दो नंबर यदि एक्स और वाई हों, अगर हमारे पास दो नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, अगर उसको इस फॉर्म में लिखा जा सके तो इसको हम कहते हैं ये ऑर्डर की शक्ल में लिखे हैं, मतलब एक्स पहले और वाई बाद में। तो इसमें हम पहले वाले को कहेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर है, और ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, और ये सेकंड ऑर्डर पेयर है, ठीक है। और नीचे साथ डेफिनेशन में लिखा हुआ द ऑर्डर ऑफ नंबर इज इंपॉर्टेंट, कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है नंबर का, ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम अगर हमारे पास 2 3 ऑर्डर है, यानी 2 का मतलब है ये x की वैल्यू और 3 का मतलब है ये y की वैल्यू है, तो 2 ऑर्डर 3 को हम 3 ऑर्डर 2 कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 2, बिल्कुल ऑपोजिट है वैल्यूज। तो ऑर्डर उसने क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, आपने बुक से अंडरलाइन कर लेनी है। नीचे नोट भी लिखा हुआ वो भी आपने अंडरलाइन कर लेना है कि अगर हम इसको x को नेम किसी s का दे दें और इस y को नेम किसी t का दे दें तो हम s और t भी लिख सकते हैं, मतलब कोई कंफर्म नहीं कि आपने x y लिखने, क्योंकि हम प्लेन में लेते हैं, x y कार्टेशियन प्लेन में लेते हैं। आपने 9th में पढ़ा भी होगा कार्टेशियन प्लेन, मैंने ही आपको पढ़ाया था कि कार्टेशियन प्लेन में हम एक्स वाई यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स वाई जनरल वैल्यू यूज करते हैं, उसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 में वो यही हम बता रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस वैल्यूज दी हुई है सेट्स की, तो उसने कहा फाइंड करें ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना इसको कहते हैं। वो पूछ कह भी सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो, या वो ऐसी भी डायरेक्ट आपको कह सकता है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए या जो भी व्हाटएवर आपको सेट दिया उसके मुताबिक आपको वो वैल्यूज फाइंड करने को दे सकता है। हमें उसने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का है, हमने पहले ए क्रॉस बी निकाली है। ए क्रॉस बी का मतलब पहले किसकी वैल्यू रखूं ए की, मैंने ए की वैल्यू लिख दी, सेंटर में क्रॉस डाल दिया और दोबारा जो बी की वैल्यू लिख दी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई लेना, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट टर्म ली, उसको फर्स्ट वाले के साथ लिख दिया, यानी ए कोमा सी, फिर ए को किसके साथ लिखा दूसरे वाले के साथ ए कोमा डी, मतलब पहले फर्स्ट को पकड़ा और इन दोनों के साथ लिख दिया, लिखे ए कोमा सी ब्रैकेट ए कोमा डी ब्रैकेट। अब बी को लिया बी कोमा सी ब्रैकेट और बी कोमा डी ब्रैकेट। ऐसे ही जितने भी सेट होंगे, बेशक जितना मर्जी लंबा सेट हो जाए, आपने फर्स्ट वाली टर्म को पकड़ना है फर्स्ट वाले सेट में से और उसको दूसरे वाले सेट में सबके साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाना है। सेम बाकी सबके साथ भी ऐसा प्रोसीजर करना है। ये आपका ए क्रॉस बी सिंपली आ गया। सेम ही स्टेप पे जो बी क्रॉस ए करेंगे, बी पहले लिखा ए बाद में लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए सी कोमा ए ब्रैकेट सी कोमा बी ब्रैकेट, डी कोमा ए ब्रैकेट और डी कोमा बी ब्रैकेट, और लास्ट पे जो है ना आपने इन सब के जो अराउंड है वो सेट क्यों किया है, तो आपने ये बड़ी ब्रैकेट जो कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेनी है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पर है, बस उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ 2 वैल्यूज है, वहाँ 3 वैल्यूज आएंगी। मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको मेथड बता दी है, वो आपने अपने खुद कर लेना है आपको नोटबुक्स पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने सेट दिए हुए हैं, तो उसने कहा इसकी वैल्यूज आप फाइंड करनी है। जाहिर सी बात ए और बी की वैल्यू देखें, यहाँ पर नहीं दी हुई ए और बी की वैल्यू फाइंड करने को, क्वेश्चन में लिखा भी है उसने ए और बी फाइंड करें। देखें ये वाली फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ऑर्डर पेयर में है, यानी पहली दोनों एक्स एक्स हैं और दूसरी दोनों वाई वाई है। ये फर्स्ट वाली इसके इक्वल होगी और सेकंड वाली इसके इक्वल होगी। तो अगर ये इक्वल होंगी तो इनको इक्वल लिख भी लेते हैं। a-4 किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, a-4 इज इक्वल टू 2, b-2 इसके इक्वल आ जाएगा 1 के, b-2 इज इक्वल टू 1। जब लिख लिया तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे? जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको वहां पर अकेला रहने देते हैं, -4 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ जाके +4 हो जाएगा, तो 2 + 4 6, a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b यहाँ पर आ जाएगा और 2 को यहाँ माइनस का हो रहा है वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 2 = 3, तो b की वैल्यू फाइंड आउट कर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आप देख लीजिए। इसमें अब जरा वैल्यू लेंथ ही आ गई, क्या करेंगे 3 - 2a = a-7। देखें b-1 को सेकंड वाली के इक्वल रख लिया। अब देखिए इसमें से ये दो a की वैल्यूज है, इनको एक साइड पे मैं ले गई, 3 यही रहने दिया, ये 7 यहाँ अकेला था माइनस का, यहाँ जाके प्लस हो गया। यहाँ a पहले से मौजूद था, ये 2 यहाँ पर माइनस का था, इधर आके 2a यहाँ पर प्लस हो गया। मतलब a की दोनों वैल्यूज को एक साइड पे ले गई साइंस चेंज करके, और सिंपल कॉन्स्टेंट वैल्यूज थी उनको एक साइड पे रख दिया। अब ये 3 + 7 किया 10 आ गया, यहाँ 2 + 1 किया 3 आ गया। मुझे यहाँ सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो a = 10/3 आ गया। इसी तरह ये b को एक साइड पे रहने दिया और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे ले आया, तो ये -6 = b आ गया। इसी तरह से जो बस इसका जो पार्ट नंबर जो बाकी भी एक पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है। और आज जो हमने आज ट्यूसडे को अपने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे।